देखते हैं बच्चों वाष्पीकरण। ठीक है, इवेपोरेशन क्या है? देखिए बच्चों, जो वाष्पीकरण जो होता है वह हमारे जल का किसी भी तापमान पर यानी कि क्वथनांक से नीचे के तापमान पर यदि वो वाष्प बनकर अपने से उड़ता है तो उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं, उस प्रक्रिया को। ठीक है, लेकिन यदि हम आपको याद दिलाएं कि हम इसके पिछले वाले क्लास में आपको बताए थे जहां पर द्रव्य पर तापमान का प्रभाव बताया गया था। ठीक है, तो वहां पर देखिए आपको हम कहे थे कि जो हमारे द्रव्य होते हैं, ठीक है, जब हम उन्हें गर्म करते हैं यानी कि उन्हें उष्मा देते हैं तो वो जो होते हैं वो वाष्प बनकर उड़ते हैं, और वाष्प बनकर उड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। ये भी बात सत्य है और ये भी सत्य है। ठीक है, चाहे जो हमारा जल है वो 10 डिग्री सेल्सियस पे वो वाष्प बनकर उड़े या 100 डिग्री सेल्सियस पर या हमारा 37 पे उड़े, तो वो बात एक ही है। ठीक है, वाष्पीकरण ही कहलाएगा, यानी कि वाष्प बन के उड़ने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। देखिए जैसे कि यदि हम पानी रहता है, देखिए यदि हम पानी जमीन में फेंक देते हैं तो वो वाष्प बनकर उड़ जाता है, ठीक, और कुछ जमीन में चला जाता है। लेकिन यदि यदि देखिए हाथ हम जब धोते हैं तो हमारा हाथ से जो पानी रहते हैं वो भी उड़ जाते हैं। ठीक, वो जो हमारा शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, वहां से वो ऊर्जा लेते हैं। ठीक, हमारे शरीर से, हमारे तापमान से ऊर्जा लेते हैं और वो मुक्त हो जाते हैं। देखिए, तो यदि हम बताएं आपको कुछ, तो देखिए जो हमारे पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। और जो हमारे पदार्थ होते हैं उन्हें ताप पर निर्भर करता है कि हमारा ठोस, द्रव और गैस वो उनमें कैसे गति रहेगी। ठीक है, और देखिए यदि हम सतह पे देखें, जैसे कि हमारा नदी तालाब है, उसका क्षेत्र ज्यादा रहता है तो वहां से वाष्प बन के उड़ने की प्रक्रिया बहुत अधिक होती है। ठीक है, देखिए जो उनके जो ऊपरी सतह पे जो कण होते हैं बच्चों, वो उनमें गतिज ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, जिसकी वजह से उनके जो नीचे वाले जो हमारे कण होते हैं ऐसे, या हमारा सतह है, ठीक है, ये हमारा जल के कण है, ये पूरा का पूरा। ठीक, तो जो हमारा यहाँ ऊपर के जो हमारे कण हैं वो उनमें गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, और इतना होती है कि वो इनके बगल वाले जो हमारे कण होते हैं, ये कण, ठीक है, ये कणों कणों के बीच में आकर्षण बल लगता है। ठीक है, आकर्षण बल, तो जिसे अंतर आणुक बल कहते हैं। ठीक, देखिए तो ये इतना गतिशील ऊपर के कण होते हैं, इतना होते हैं कि वो इनके बल को तोड़ देते हैं और वो निकल जाते हैं। ठीक, तो वहां पर भी हमारी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। अब देखिए जो हमारे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वह 4 प्रकार का होते हैं। ठीक है, देखिए पहला हो जाएगा हमारा सतही क्षेत्रफल। सतही यानी कि जितना हमारा सतह होगा उतना जल्दी जल्दी हमारा वाष्पीकरण होगा। तापमान परिवर्तन का भी हमारा प्रभाव होता है, जितना मतलब तापमान रहेगा उतना हमारा वाष्पीकरण होगा। ठीक है, और हम देखें यदि आर्द्रता देखें बच्चों, तो जो हमारी आर्द्रता होती है उससे भी हमारे वाष्पीकरण पर प्रभाव पड़ता है। आर्द्रता बोले तो जैसे कि वायु में हमारे जल वाष्प की जो कण होती हैं वो वायु में कितना मिली हुई है। यदि हमारे हवा में जल वाष्प की कण अधिक मात्रा में है तो हमारी वाष्पीकरण की दर जो है वो घट जाएगी। जैसे कि और यदि कम रहेगी आर्द्रता वायु में तो हमारी वाष्पीकरण की दर वो बढ़ेगी। देखिए जैसे कि हम बताएं आपको एग्जाम्पल देखा, तो देखिए जो यदि हम गर्मी के इस सीजन की यदि बात करें तो देखिए इस समय बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ सूखता है, नदी तालाब सब कुछ सूख जाते हैं, क्योंकि जो हमारी वायु होती है वो शुष्क हो जाती है, इसमें आर्द्रता की कमी रहती है, जिसकी वजह से हमारा जो जल होता है वो जल्दी जल्दी उड़ने लगते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें क्योंकि जो हमारे वायु होते हैं उनमें खाली जगह रहेगा और वो उड़ने लगेंगे। ठीक है, वो उड़ने लगेंगे, अपने साथ आएगी हवा और उनके कणों को लेकर चली जाएंगी। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं यदि बरसात के दिन का, तो देखिए एक एक कपड़े को सुखाने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, और गर्मी के दिन में 15-20 मिनट ही काफी है। और देखिए तो बरसात में क्या होता है कि जो हमारी वर्षा होती है उसके जो कण होते हैं हमारी वायु में मिले रहते हैं। ठीक है, हवाओं में मिले रहते हैं, और हमारी जो आर्द्रता होती है, जो नमी होती है वो बहुत अधिक होती है, इसलिए हवाएं चलती भी हैं, हवा चलती है तो वो उनके अंदर खुद
खुद उनके अंदर पानी है हवाओं में, तो वो कहाँ से उड़ेगा? इसलिए जो हमारी वाष्पीकरण की दर जो होती है वो घट जाती है, ठीक? और तेज हवाओं पर भी हमारा इस पे प्रभाव पड़ता है। चौथा यदि बताया तो तेज हवाओं पर का भी प्रभाव हमारे वाष्पीकरण पर पड़ता है। जितना हवा तेज चलता है, ठीक है? उतना जल्दी-जल्दी हमारी वाष्पीकरण होता है। क्योंकि देखिए, यदि यहाँ पर ये नदी है, ठीक है? यहाँ से हमारी हवाएं आई, ठीक? यहाँ पर जितने भी जो हमारे वाष्प के कण थे वो निकल रहे थे, तो ये आई स्पीड में और अपने साथ लेकर ये उड़ गई, ठीक? इस जगह को खाली कर दिया, फिर यहाँ से बन रहे हैं, फिर हवाएं आएंगी और लेकर चली जाएंगी, ठीक? ये स्पीड में यदि तेज हवाएं बहती हैं तो जल्दी जल्दी उड़ता है। और यदि यही स्लो स्लो हवाएं आती, धीरे धीरे आती और धीरे धीरे वो सबको वो अवशोषित करती, लेती, या फिर आसपास ही वो घूमती हवाएं, ठीक है? तो वहां पे जो इसकी वाष्पीकरण का जो दर है वो कम रहेगा। यानी कि जो हमारा प्रभाव करता है वाष्पीकरण पर, तो वो हवाएं भी बहुत काम करती हैं, ठीक है? इस पे तो चलिए हम इसको देखते हैं और इसको हम बताते हैं आप लोगों को विधिवत रूप से, ठीक है? और देखिए, ये आप लोगों का बस और 1-2 ही टॉपिक बचा है, उसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? और आप लोग साथ-साथ में इसके जो वो क्वेश्चन हैं पीछे जो दिए रहता है अभ्यास प्रश्न, उसको भी करते रहिएगा। अब हम देखते हैं आपका वाष्पीकरण, ठीक है? चलिए देखते हैं हम वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, ठीक है? देखिए बच्चों, जो हमारे पदार्थ के जो हमारे कण होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं और ये हमेशा कभी रुकते नहीं है, ठीक है? हमेशा गति करेंगे। जैसे कि यदि हम बात करें, जैसे कि हमारा जो हवा हो गया, देखिए वो हमेशा गति करता है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी कहीं तो कभी कहीं, मतलब वो अनियमित रूप से अनियमित दिशा में वो गति करता रहता है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यदि हम द्रव की बात करें बच्चों, द्रव में, ठीक है? तो देखिए, पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। अवस्थाएं तो और भी हैं, जैसे कि प्लाज्मा हो गया और बोर आइंस्टीन्स हो गया, लेकिन देखिए हमारा मुख्य रूप से हमारा 3 पदार्थ के 3 अवस्थाएं लिए गए हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो यदि हम गैस की बात करें बच्चों, तो वो निरंतर गति करते रहते हैं, ठीक है? वो कभी रुकते नहीं हैं। जो द्रव होता है, द्रव के कण भी निरंतर गति करते रहते हैं, लेकिन उनका जो क्षेत्र होता है वो निश्चित होता है कि इसी क्षेत्र में वो गति करेंगे तो करेंगे। यदि मान लीजिए कि हम द्रव लिए, अभी द्रव हम लेकर आए यहाँ पर, गिलास में लेकर आए, ठीक? कुछ भी हो, चाय भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है और जूस भी हो सकता है, कुछ भी हो, ये द्रव है हमारा, इसमें द्रव भरा हुआ है, ठीक? तो ये गति इसमें निरंतर करेगा, लेकिन इसी क्षेत्र के अंतर्गत ही गति करेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो बाहर निकल के गति करेगा, नहीं, उस क्षेत्र में वो गति निरंतर हमेशा गति करता रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे द्रव होते हैं हमारे जो थोड़ा कम गति करते हैं और कुछ कुछ अधिक करते हैं, ठीक है? जैसे कि यदि बात करें हम पानी की, दूध की, तो ये मतलब ये दोनों बराबर ही गति करते हैं, ठीक है? दोनों बराबर गति करते हैं। और यदि हम बात करें तेल और शहद की, तो इनकी जो गति होती है इन दोनों की अपेक्षा थोड़ा कम होती है तेल में, और तेल के भी से भी अपेक्षा वो शहद में गति कम होती है। वो ठोस नहीं है शहद, वो भी द्रव है, ठीक है? अब देखिए हम बात करते हैं, एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। देखिए बच्चों, एक निश्चित ताप पर, ठीक है, एक निश्चित ताप पर जो हमारे गैस, द्रव और ठोस होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होती है इनके कणों में विभिन्न मात्रा में, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जितना हम उसका जो तापमान होता है, जितना हम बढ़ाएंगे वो उतना गति करेंगे। जैसे कि यदि हम मान लीजिए कि हम द्रव ही लिए, द्रव एक मतलब कि वो ठंडा पानी है, तो उसके जो कण होंगे वो कुछ अलग ही गति करेंगे। लेकिन हम पानी लिए हैं जो कम गर्म है, यानी कि उसका तापमान बढ़ा दिया गया है, उतना ही अमाउंट है जितना कि वो पहले वाला था, उतना ही, यानी कि 1 गिलास ये है तो 1 गिलास ये है, ठीक है? तो देखिए, जो ये कूल वाला है, ठंडा पानी है, तो उसमें जो उसके कण होंगे वो निरंतर गति करेंगे, लेकिन जो हमारा गर्म पानी रहेगा उसके अपेक्षा ये थोड़ा कम गति करेंगे, ठीक है? तो इसके ताप पर भी यह निर्भर करता है कि इसके जो गतिज ऊर्जा होगी वो कैसी होगी, ठीक है? और देखिए बच्चों, एक बात और हम बता दें, तो जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है, तापमान की वजह से हम पदार्थ की अवस्थाओं को बदल सकते हैं। यानी कि हम द्रव में यदि हम तापमान दे देंगे तो वो हमारी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में चली जाएगी, और यदि हम तापमान द्रव का घटा देंगे तो वो हमारी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में चली जाएगी। और इतना ही नहीं, गैस के लिए भी यही है। यदि हम तापमान दिए हैं
पानी को तो वो हमारे गैस बन गया, ठोस को तापमान दिए तो वो द्रव में बदल गया। लेकिन यदि हम तापमान घटाएँगे तो जो हमारा द्रव है सॉरी गैस है वो द्रव में बदल जाएगा और जो द्रव है वो ठोस में बदल जाएगा। तापमान पर भी ये निर्भर करता है। और देखिए बच्चों इनकी गतिज ऊर्जा और देखिए द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे कणों को आकर्षित यहाँ पर रहेगा एक दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है? या फिर दूसरे कण भी सही है। अब देखिए बच्चों, जो हमारा ये जल है, इसमें कुछ कण इतने गतिशील होते हैं कि वो कण को दूसरे कण को आकर्षण बल को तोड़कर निकल जाते हैं। यानी कि जो ऊपर वाला सतह जो होता है बच्चों, ऊपरी सतह जो होता है, उसके जो कण होते हैं, ठीक है, वो बहुत गतिशील होते हैं, ठीक है? इतना उनमें गतिज ऊर्जा होता है कि वो अपने बगल वाले जो कण होते हैं, जो आकर्षण बल से उसे खींचने की कोशिश करते हैं, फिर जिससे पहले वो कभी बंधे हुए थे, तो उन सबको वो तोड़कर वो निकल जाते हैं, ठीक है? अब देखिए अब कहाँ गए, मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। और देखिए बच्चों, यदि क्वथनांक का बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर तापमान है और तब जब हमारी जल जो है वो वाष्प बनकर उड़ रहा है, तो उस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहेंगे। लेकिन आपको पिछले अगर क्लास में हम बताएं, आपको पिछले नहीं, जस्ट पिछले नहीं, मतलब 2-3 दिन पहले की बात को यदि बताएं, तो वहां पर हम पदार्थ की अवस्था पर ताप का प्रभाव बताए थे। तो देखिए वहां पर हम बताए थे, जब हमारा कोई द्रव होता है वो वाष्प बनकर उड़ता है, ठीक है, यानी कि वाष्प बनता है, तो उस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि कोई वो द्रव्य था जो अपना रूप बदल रहा था, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। वो भी सत्य है बच्चों, बात समझिए, ठीक है? यहाँ पर भी जो हमारा कण है, तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। अब देखिए, जो हमारा पहले जो यहाँ पर वाष्प बनकर उड़ रहा है, यानी कि वो गैस बन गया। इस बात पे देखिए बच्चों, जो तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। यहाँ पर भी वही बात है जो पीछे बताए थे, यानी कि यह भी अपने अवस्था को बदल रहा है। पहले यह द्रव अवस्था में था और ये वाष्प में गैस में चला गया, तो उस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। चाहे वो किसी भी तापमान पर हो, बस वो प्रक्रिया यदि हो रही है, यानी कि अवस्था बदल रहा है, तो हमारी वाष्पीकरण होगा, ठीक है? कोई भी तापमान हो, या हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 हो, यानी कि हम हाथ धोते हैं तो हमारे हाथ से भी तो जो पानी होता है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो वहां पर वो जो हमारा वाष्प बनकर उड़ रहा है, तो वो जो कण होते हैं हमारे जल के, वो हमारे शरीर से ऊर्जा लेते हैं, ठीक है, ऊर्जा लेते हैं और वो गति करते हैं और वहां से छोड़कर हमें निकल जाते हैं। अब देखिए, ये हो गया हमारा। देखिए, अवाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है, ठीक है? देखिए, ये सतह क्षेत्रफल बढ़ाने पर, तापमान में वृद्धि करने पर, आर्द्रता में कमी, वायु के गति में वृद्धि। तो हम पहले बताते हैं सतह क्षेत्रफल बढ़ाने पर। देखिए बच्चों, जो हमारे सतह क्षेत्रफल जो होता है, जितना रहेगा, अधिक रहेगा, उतना हमारा वाष्पीकरण जो होगा उसकी प्रक्रिया अधिक रहेगी, वाष्पन की प्रक्रिया अधिक रहेगी, और जो हमारा जल रहेगा वो जल्दी जल्दी वाष्प बनकर उड़ेगा। यदि हम आपको एक एग्जांपल देकर समझाएं, तो देखिए, जो आप कपड़ा धोते होंगे, तो यदि आप वैसे ही रख देंगे एक जगह निकाल कर बाल्टी से, अब ऐसे रख दिए बस, ठीक, तार पर, तो देखिए, तो वो जो है, एक वो ऐसे रख दिए और एक दूसरा निकालकर हम उसे फैला दिए, ठीक है, तो देखेंगे कि आप जो फैलाया हुआ है वो जल्दी से वो सूख जाता है, और जो बस ऐसे ही रखा गया होता है वो बस ऊपर का ही सूखा रहता है, अंदर का वैसे ही गीला रहता है। क्योंकि जो वाष्पीकरण का जो दर होता है वो क्षेत्र पर निर्भर करता है, यानी कि उसको प्रभावित करता है उसका क्षेत्र। जितना क्षेत्र रहेगा वो उतना अधिक वाष्पन होगा उसका, जितना कम रहेगा उतना वो कम वाष्पन करेगा, ठीक है? अब देखिए, तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि की बच्चों यदि हम बात करें, तो देखिए, हम वैसे बस हम रखें सादा पानी लिए हैं, यानी कि ये ठंडा पानी है और ये हमारा गर्म पानी है, ठीक है, ये कूल है और ये हॉट है, ठीक है, ये हमारा पानी है, ये, ठीक, ये दोनों भरे हुए हैं। और देखिए, जो इनके जो हमारे कण होते हैं, जो
ठंडा ठंडा पानी के जो कण होते हैं, इनके जो कण जो गति करेंगे, निरंतर गति करेंगे, लेकिन इसके अपेक्षा जो गर्म है उसके अपेक्षा ये थोड़ा कम गति करेंगे। ठीक है, जो गर्म तापमान बढ़ा देते हैं यदि हम किसी द्रव्य का, तो वो गति करने लगते हैं। गति करते हैं, पता है कैसे? देखिए, हम बता रहे हैं, यहाँ पे लिखना नहीं है, लिखवाएंगे नहीं, लेकिन हम बता दे रहे हैं। देखिए, जो हम तापमान देते हैं उसको, तो जो हमारी उष्मा ऊर्जा जो लेते हैं, ठीक है, जो द्रव लेते हैं, तो वो जो उष्मा ऊर्जा होता है, उनके जो जिन बंधन से वो बंधे रहते हैं, यानी कि जो आकर्षण बल जो उनके बीच होता है अणुओं के, तो उसको वो तोड़ने का काम करता है। जो ये हमारे तापमान होता है उसको तोड़ने का काम करता है, और जब वो टूटने लगेगा उनके अंदर का ऊर्जा, तो वो गति करेंगे कि नहीं करेंगे? गति करेंगे। यदि मान लीजिए कि हम अपने हाथ को ऐसे बांधे हुए हैं, ये ठोस कहोगे, यदि ऐसे बांधे हुए हैं तो ये हमारा द्रव कहोगे, ठीक। यानी कि देखिए, ये हम गति करेंगे लेकिन मतलब ऐसे घूम घूम कर, लेकिन यदि हम ऐसा ये जब ये ऊर्जा दे दिए और जब ये टूट गया तो ये कहीं भी जाए, ये भी कहीं भी जाए। तो वैसे ये होते हैं हमारे कण, ठीक है, ऐसे। तो जो हमारे जो द्रव के जो होते हैं, ठीक है, दोनों बंधे हुए हैं, लेकिन इसके जो कण होते हैं वो बहुत कम गति करते हैं, और ये ऊपर जो होते हैं वो निकलते हैं, लेकिन हमारे जो द्रव के होते हैं वो अधिक गति करते रहते हैं, और इसमें बहुत से बॉन्ड मतलब इनके जो बंधे रहते हैं, आकर्षण बल टूट जाता है, जिसकी वजह से इनके जो कण होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं, और ये वाष्प बनकर उड़ते रहते हैं। इसके अपेक्षा ये वाले हमारे ज्यादा उड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए आर्द्रता में कमी। देखिए बच्चों, यदि हम आर्द्रता में कमी की बात यदि हम करें, तो हमारी वायु में जो हमारी आर्द्रता होती है, यानी कि हमारी वायु में जितना आर्द्रता कम रहेगा, ठीक है, आर्द्रता यदि हमारी वायु में कम रहेगा तो हमारी वाष्पन की प्रक्रिया अधिक रहेगी, यानी कि जल्दी जल्दी वाष्प बनेगा, और जितना अधिक रहेगा उतना हमारा कम ये वाष्प बनेगा, हमारा जल। अब देखिए, क्योंकि उस पर इसलिए होता है बच्चों कि जो हमारी आर्द्रता है, पहले से ही हमारा मौसम यदि एकदम शीतलता से भरा हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 10 बाल्टी पानी भी आप फेंक देंगे चारों तरफ, तो वो जल्दी उड़ेगा नहीं, मतलब वो गीला कुछ देर तक रहेगा। लेकिन यदि यहाँ पर जो आर्द्रता एकदम एकदम कुछ है ही नहीं, एकदम शुष्क है हमारा मौसम, और यहाँ पर 4 बाल्टी यदि पानी फेंक देंगे तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा, एकदम वो जमीन में आधा जमीन चला जाएगा और आधा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो वही बताता है कि जो हमारी आर्द्रता होती है उस पर भी निर्भर करता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया कैसी होगी, धीरे होगी या तेज होगी, ठीक है। अब देखिए वायु के गति में वृद्धि। देखिए, जितना स्पीड में वायु चलता है उतना स्पीड में हमारा जो वाष्पीकरण होता है वो होता है, बढ़ता है, ठीक है। कैसे? जो हमारी हवाएं आती हैं, जितनी हवाएं आती हैं वो एक ही बार में उसके क्षेत्र का, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा नदी है ये, ठीक है, ये नदी है, ये ऊपर का मिट्टी है, ठीक है, और इसमें ये पानी भरा हुआ है। ये थोड़ा मछली भी बना दे अच्छे से। और देखिए, इसमें जो हमारा जो ऊपर सतह का जो ये कण रहते हैं, ठीक है, हम किसको बता रहे हैं? वायु के। देखिए, हाँ, तो जो ये उड़ते रहते हैं, यहाँ के जो किनारे के जो ऊपर के सतह के कण रहते हैं, इनकी गति जो है अधिक होती है, और नीचे वाले जो आकर्षण बल से खींचते हैं उनको ये तोड़ देती है, ठीक है, और ये निकलने लगते हैं। तो यहाँ पर ये जो निकलते रहते हैं ऐसे निकलते रहते हैं, वाष्प बनकर इनके जो कण रहते हैं वो निकलते रहते हैं। तो यदि हमारी हवाएं इधर से आती हैं, ठीक आती है, तो इन सभी कणों को अपने में वो समाहित कर लेती है, यानी कि अपने साथ वो लेकर वो निकल जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे, यदि ये तो हमें आर्द्रता तो हमें दिखाई देता नहीं है, लेकिन हम धूल तो देख सकते हैं ना, हवाएं आती हैं और एक ही बार में आकर धूल को उड़ा कर लेके चली जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही हमें ये पानी तो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है, तो हम तो उसे देख नहीं पाएंगे, लेकिन हम हवा को देख सकते हैं, तो बिल्कुल वही प्रक्रिया होता है। ऐसे हमारी हवाएं आती हैं और जो हमारे यहाँ पर जो जल वाष्प जो हमारा उड़ता रहता है उसको अपने साथ लेकर चली जाती है, जिसकी वजह से यहाँ का जगह ये चली गई हमारी लेकर, तो यहाँ का ये जगह खाली हो जाता है, ठीक। फिर ये जब खाली हो जाता है जगह, तो जल्दी जल्दी ये फिर उड़ता है, मतलब इसको यहाँ का रास्ता ये खाली रहता है, ये वाला रास्ता पहले से ये भरा रहता,
पहले से भर रहता है, तो यहाँ से जो कण रहते हैं तो उनको भी गति में स्लो होती है, लेकिन यहाँ का जब ये रास्ता खाली हो गया तो जल्दी यहाँ से निकलेंगे और जल्दी ऊपर ये उठने की कोशिश करेंगे, बहुत ऊपर उठेंगे, ठीक है। और ये हमारी हवाएं आएंगी और लेकर जाएंगी, जितने जल्दी लेकर जाएंगी उतना जल्दी ये हमारा यहाँ से वाष्पन होगा, ठीक है। देखिए जैसे कि यदि हम बात करें तो ऐसे हम कपड़े की ही बात करेंगे अधिकतर, ठीक है। देखिए यदि हम कपड़ों को रख दिए, मान लीजिए कि घर में एक कमरे में रख दिए, तो उसको जो हमारी कमरे में जो हवा है उससे सुखाना है, और एक हम कमरे में रख दिए कपड़े को, बिल्कुल वैसे ही कपड़े को, ठीक है, ना मोटा ना पतला, जैसा वो है वैसा वो, और उसको पंखा हम चालू कर दिए, ठीक है, पंखा चालू कर दिए और उसके सामने रख दिए, तो कौन जल्दी सूखेगा? आप खुद अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए हम इसको, अब हम ये तो हमारा हो गया वाष्पीकरण, ठीक है। तो अब हम इसको अब लिखवा दे रहे हैं और समझा दे रहे हैं एक बार और फिर से। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ये मेरे बाल से निकट जा रहा है, ठीक है। और देखिए इसको आप लोग लिख लीजिए और ये बनाइएगा मत, या फिर आप बनाना चाहेंगे तो आप अपने मर्जी से खुद आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए और मैं इसको बता रही हूँ। देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर, ठीक है, यानी कि वाष्पीकरण के दर को प्रभावित करने वाले कारक में हम पहला कारक देखते हैं कि उसका जब हम सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। देखिए वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, ठीक है, सतही प्रक्रिया यानी कि सतह पर होने वाली वो प्रक्रिया है। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, यानी कि सतह का क्षेत्र यदि हम बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हमारा, कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, ठीक है, यानी कि जितना वो सतह रहेगा उतना, जितना ज्यादा सतह उसके लिए रहेगा तो वो उतना ज्यादा वाष्पीकृत होगा, और कम सतह रहेगा तो कम वाष्पीकृत होगा, यानी कि जल जो है उसका, ठीक है। अब देखिए इसका हम देखते हैं तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ाने पर अधिक कणों की पर्याप्त गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। जो हम तापमान बढ़ाते हैं तो जो हमारे कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो वो गति करने के लिए वो स्वतंत्र होने लगेंगे, यानी कि जब उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो अपने अणुओं को आकर्षण बल से वो छूट जाएंगे और वो स्वतंत्र हो जाएंगे, यानी कि वाष्प बनकर उड़ने लगेंगे। देखिए आर्द्रता में कमी, ठीक है, जिसे हम वाष्पीकृत कहते हैं, ठीक है, मतलब वो जो कण होते हैं वो उड़ने लगते हैं तो उस प्रक्रिया को हम वाष्पीकृत कहते हैं, ठीक है, वो वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी देखते हैं अब तीसरा इसका पॉइंट, ठीक है। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं, यानी कि हमारी हवा में जितना भी जल वाष्प के जो कण होते हैं वो मौजूद होते हैं उसे हम आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। देखिए किसी निश्चित ताप पर हमारे आसपास के वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है, यानी कि हम कहें कि किसी निश्चित ताप पर हमारे आसपास का जो जलवायु होता है उसमें निश्चित मात्रा में ही हमारा आर्द्रता होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तापमान कुछ और है और आर्द्रता कुछ और रहेगा, नहीं। यहाँ पर यदि तापमान गर्मी का है तो यहाँ पर आर्द्रता कम रहेगा, क्योंकि वो जो गर्मी होता है उसको एकदम जल्दी वो खत्म होते जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक किसी निश्चित ताप पर हमारे आसपास के वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है, ये तो हो गया। देखिए वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक रहेगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी, यानी कि देखिए बच्चों, यदि हमारी वायु में पहले से ही जल वाष्प जो कण है वो पहले से ही अधिक रहेगा, ठीक है, अधिक रहेगा, तो वो जो उसका वाष्पीकरण का जो दर रहेगा वो घट जाएगा। जैसे कि मैं बताई थी आप लोगों को कि गर्मियों के दिन में जो वाष्पीकरण होता है वो तेजी से होता है, लेकिन यदि हम बात करें बरसात के दिन में तो उसमें जो हमारे वाष्पीकृत होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि पहले से ही वायु में हमारे जो जल वाष्प होते हैं उनके जो कण होते हैं वो हवा में मिले रहते हैं। ठंड के दिन में भी ऐसे ही होता है, जो हमारे शीत होता है वो भी हमारे जल के कण होते हैं जो हवाओं में मिली रहती है, जिसकी वजह से उस समय भी हमारा वाष्पीकरण जो होता है उसको प्रक्रिया कम होती है, ठीक है। अब देखिए वायु की गति में वृद्धि, ठीक है, यदि हम हवा जो होता है हमारी वायु उसके गति में हम वृद्धि कर देंगे तो क्या होता है। देखिए तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है,
सूख जाते हैं ना, ये पता है। देखिए जो तेज वायु होता है उसमें हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। देखिए वायु के तेज होने से जलवाष्प कण वायु सॉरी बहुत नहीं वायु के स्थान उड़ जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो जलवाष्प होते हैं हम बताए थे ना आपको यहाँ पे ऐसे बनाकर कि जो ये जलवाष्प हमारे उड़े रहते हैं वो वहां अपने स्थान से वो उड़ जाते हैं हवा के साथ, तो उड़ जाते हैं उसके साथ वायु के साथ उड़ जाते हैं, यानी कि वो उस बहा कर लेकर चली जाती है, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है, जिसके जिसकी वजह से यदि हमारे यहाँ से चली जा रही थी, हमारी यहाँ से ये हमारी नदी है, ठीक है, ये मिट्टी है नीचे का और ये ऊपर का ये हमारा पानी है। जब हमारी यहाँ पर हवाएं आ रही थी और इनको लेकर चली जा रही थी, तो यहाँ का स्थान मान लीजिए यहाँ अपने साथ ही लेकर चली गई, तो यहाँ का स्थान जो होता था वो कमी होती थी कि नहीं, उसके जलवाष्प की मात्रा में कमी होती थी, तो फिर यहाँ से फिर हमारी यहाँ पर ये बढ़ती है। अब देखिए अब जितना मतलब हवा तेज चलेगा उतना जल्दी जल्दी हमारा वाष्प बनकर उड़ेगा। यदि हमारा यहाँ पे कपड़ा रहता तो पहले तो वो लेकर चला जाता, जितना उसमें से वाष्प निकलते वो हटाता जाता और वो निकलता जाता। एक समय आता कि बहुत जल्द वो कपड़ा हमारा सूख जाता है। तो देखिए बच्चों एक बार मैं आप लोगों को ये शुरू से बताऊं तो देखिए क्या होता है। जल का वाष्प बन के उड़ने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है, वाष्पीकरण। और देखिए जो वाष्पीकरण जो होते हैं उनको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं, या फिर और भी कारक हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ 4 ही इसमें पढ़ना है। बहुत से कारक हैं, ऐसा थोड़े कि सिर्फ यही है, ठीक है, बहुत से कारक हैं। अब देखिए जैसे कि हम पहला बताए सतही क्षेत्रफल बढ़ाने पर, तो किसी भी क्षेत्र का हम सतह बढ़ाते हैं तो उसका जो होता है वाष्पीकरण वो दर बढ़ जाता है, ठीक है। कितना बार समझाऊं, समझ में तो आ ही गया होगा आप लोगों को। ये तापमान में वृद्धि करेंगे, यदि हम तापमान को बढ़ाते हैं तो उसका जो वाष्पन की जो प्रक्रिया होती है वो बढ़ने लगती है। यानी कि यदि हम पानी नॉर्मल पानी लेते हैं, देखिए अगर पानी को हम हल्का गर्म करेंगे तो उसमें से थोड़ा थोड़ा वाष्प निकलेगा, ठीक, लेकिन हम उसी पानी को यदि हम और ज्यादा हीट कर देंगे और गर्म करेंगे तो उसमें जो कण रहेंगे पानी के वो और स्पीड से वो गति करेंगे और वो स्पीड से वो निकलते जाएंगे उसके वाष्प बनकर, ठीक है। अब देखिए हम बता रहे हैं वायु की गति, आर्द्रता में कमी, ठीक है। देखिए आर्द्रता, ये देखिए जो आर्द्रता किसे कहते हैं, हमारी वायु में जलवाष्प के कण जो मौजूद होते हैं उन्हीं को हम आर्द्रता कहते हैं। यदि हमारी हवा में जल वाष्प की मात्रा कम है यानी कि आर्द्रता कम है तो वहां पर हमारी जो वाष्पीकरण की दर है यानी कि प्रक्रिया है वो अधिक तेजी से होगा, ठीक है, यानी कि वाष्पीकरण तेज होगा। और जहां पर यह हमारी वायु में हमारे मौसम में आर्द्रता ज्यादा रहेगा, ठीक है, वायु में, तो वहां पर हमारी जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होगी, वाष्प बनने की प्रक्रिया होगी द्रव का, वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम बता रहे हैं वायु की गति में वृद्धि। यदि हम जितनी तेज हवाएं चलती हैं उतना तेज हमारा वाष्पीकरण होता है। यदि हमारा स्लो हवाएं चलेंगी तो वो हमारा स्लो मतलब होगा, वो धीरे धीरे वाष्पीकरण होगा, ठीक है। इतना आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग पढ़ लिख लीजिएगा अच्छे से, और जहाँ कोई डाउट भी होगा उससे हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके। और अब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए, ठीक है। जय हिंद। लिख लीजिए इसे।